हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। आज मैं आपके लिए ले आया हूँ पार्ट 2 सीरीज़ का। साइंस की एक सीरीज़ हम कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस की बेसिक क्वेश्चंस किए थे। आज थोड़ा सा लेवल को मेंटेन करते हुए थोड़ा सा लेवल हमने अपग्रेड किया है। तो आज कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे और धीरे धीरे आपको सभी सब्जेक्ट्स की, मैथ्स की भी, रीजनिंग्स की, इंग्लिश, हिंदी, इन सभी की कुछ क्वेश्चंस MCQ की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो आप सभी इस सीरीज़ को प्रैक्टिस करें। अभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इन चार ऑप्शंस में से कौन सा गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का दोस्तों? वुड, ग्लास, कॉपर, प्लास्टिक। तो हमें सभी को पता है गुड कंडक्टर कौन से होते हैं, मेटल्स, और इनमें से मेटल एक ही है सिर्फ। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है दोस्तों? व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है दोस्तों? एम्पियर, वोल्ट, ओम, जूल। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों, बताइए सभी? एम्पियर। वेरी गुड, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। और वोल्ट किसकी यूनिट होती है दोस्तों? पोटेंशियल डिफरेंस की। और ओम किसकी यूनिट होती है दोस्तों? रेजिस्टेंस की। और जूल किसकी होती है? वर्क और एनर्जी की यूनिट क्या रहती है दोस्तों? जूल रहती है। थर्ड क्वेश्चन देखिए भी। विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। एक इलेक्ट्रिक सर्किट में कौन सा डिवाइस है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने में हेल्प करता है? बताइए सभी। एमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, रियोस्टेट। तो इसका सही आंसर दोस्तों वोल्ट मीटर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। एमीटर हमारा करंट मेजर करने में हेल्प करेगा, वोल्ट मीटर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट। इन चारों ऑप्शन में से हमें कौन से डायरेक्ट करंट मिलता है? एक ही ऑप्शन ठीक है दोस्तों, वो बताइए कौन सा ठीक रहेगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सोलर सेल है हमारे पास है जिससे हमें डायरेक्ट करंट मिलता है। फिफ्थ क्वेश्चन है। विच लॉ स्टेट्स दैट करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। कौन सा लॉ ये बताता है कि जो करंट है कंडक्टर के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के? तो कौन सा रहेगा दोस्तों, बताइए सभी। ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, फैराडेज लॉ, कूलम्ब्स लॉ। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ओम्स लॉ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज टू मेक फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। जो हमारे बल्ब होते हैं उनके अंदर जो फिलामेंट एक वायर होती है, तो वो कौन से मटेरियल से बनी होती है दोस्तों, बताइए। कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, आयरन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, टंगस्टन। टंगस्टन एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत हाई होता है, मोर देन 3000 डिग्री सेल्सियस से भी बहुत ज़्यादा हाई होता है, 3380 के नियर बाय होते हैं। तो टंगस्टन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका हम इलेक्ट्रिक बल्ब का यूज़ करते हैं। क्यों किया जाता है? क्योंकि वो जल्दी से मेल्ट नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर की क्या यूनिट है दोस्तों? वाट, जूल, एम्पियर, वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक पावर की क्या यूनिट है दोस्तों? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, वाट। ठीक है, जूल अभी मैं ऊपर बता ही चुका हूँ किसकी यूनिट होती है, वर्क की और एनर्जी की, एम्पियर करंट की, और वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट के कौन सा टाइप है? ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, सीरीज सर्किट, ऑल ऑफ दी अबव। तो कौन सा ठीक रहेगा इनमें से बताइए। ऑप्शन डी, तीनों एक तरह से सर्किट के टाइप है, ओपन भी, क्लोज भी, और सीरीज सर्किट भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए सुपर कंडक्टर। कंडक्टर क्या होते हैं दोस्तों? जिसके थ्रू करंट इजीली पास हो जाए। और सुपर कंडक्टर का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? जिसके थ्रू बिल्कुल भी जो करंट को पास करने के लिए रजिस्ट ही ना करे, बिल्कुल भी रोके ही ना। तो उसकी क्या हो जाएगी? रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा दोस्तों? ए ऑप्शन, 0 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। कौन सा डिवाइस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं और उसको मैकेनिकल में कन्वर्ट कर देते हैं? तो कौन सा रहेगा इनमें? जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर, इंडक्टर। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मोटर इसका ठीक रहेगा। मोटर से क्या लेती है हमसे दोस्तों? इलेक्ट्रिसिटी लेती है और हमें क्या प्रोवाइड करती है? एक्सेल को रोटेट करने में हेल्प करती है और मैकेनिकल में कन्वर्ट कर देती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
जनरेटर का इसका दोस्तों रिवर्स प्रोसेस है। जनरेटर क्या करते हैं, हम उसके जो एक्सेल को रोटेट करवाते हैं, उसको एक्सेल को रोटेट करवाने मतलब मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और जनरेटर हमें क्या देता है, इलेक्ट्रिसिटी देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की क्या यूनिट होती है दोस्तों, एम्पियर, ओम, वाट, जूल। तो बी इज द करेक्ट आंसर, ओम। तो जी बी ऑप्शन हमारा वो सही रहेगा यहाँ पे, ओम करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच टाइप ऑफ सर्किट हैज़ ओनली वन पाथ फॉर द करंट टू फ्लो। कौन सा ऐसा सर्किट है जिसको एक ही पाथ पे फ्लो करता है, एक ही डायरेक्शन में एक तरह से फ्लो करता है। पैरेलल, सीरीज, कॉम्बिनेशन, ओपन सर्किट। तो इनमें से बताइए कौन सा ठीक रहेगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है, सीरीज सर्किट एक ही डायरेक्शन में फॉलो करते हैं। सीरीज हमारे घर में जो दोस्तों कनेक्टिविटी होती है वो पैरेलल सर्किट रहती है। ठीक है, पैरेलल सर्किट क्यों रहती है, क्योंकि मान लो एक गैजेट खराब भी हो जाएगा तो नेक्स्ट जो आगे गैजेट्स लगे हुए हैं, कोई भी फैन है, बल्ब है, फ्रिज है, कूलर है, वो चलते रहेंगे। लेकिन सीरीज में क्या रहता है दोस्तों, अगर एक भी गैजेट खराब हो गया तो उसके फर्दर जो आगे गैजेट्स लगे हुए हैं वो वर्किंग नहीं कर पाएंगे। एक तो ये है, और दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, सीरीज की कनेक्टिविटी क्यों नहीं करते, क्योंकि सीरीज में क्या रहेगा दोस्तों, सीरीज के अंदर जो हमारा है करंट जो है सेम रहता है, लेकिन हमारे गैजेट्स की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी, इसलिए सीरीज की कनेक्टिविटी नहीं होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेफ्टी डिवाइस यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स टू प्रिवेंट डैमेज ड्यू टू एक्सेस करंट। इनमें से कौन सा ऐसा सेफ्टी डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट्स को प्रिवेंट करता है वो डैमेज ना हो। तो वो कौन सा रहेगा दोस्तों, फ्यूज, डायोड, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर। तो कौन सा ठीक रहेगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, फ्यूज विल बी द राइट आंसर। फ्यूज क्या होता है दोस्तों, उसके अंदर लो मेल्टिंग पॉइंट की एक वायर होती है, जो कि अगर जो हमारी पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स क्या है, वोल्टेज अगर फ्लक्चुएट्स करती है बार बार, तो वो क्या करेगा, अंदर जो वायर है उसकी उसको मेल्ट कर देता है, और मेल्ट करने के बाद क्या होगा, आगे फर्दर करंट पास नहीं कर पाएगा, और हमारे गैजेट्स को प्रिवेंट करता है कि कोई डैमेज ना हो। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज ए गुड इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर कौन सा है दोस्तों, इनमें कॉपर, एल्यूमिनियम, ग्लास, सिल्वर। तो हमें दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर तीनों क्या है, एक तरह से मेटल्स हैं, और ग्लास यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ग्लास का है कि इंसुलेटर है दोस्तों। 15 क्वेश्चन है, हाउ डू एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ। एक्वेटिक एनिमल्स कैसे सांस लेते हैं, थ्रू एयर विद द हेल्प ऑफ गिल्स, यूजिंग डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर, बोथ बी एंड सी। तो दोनों ही ऑप्शन ठीक है दोस्तों यहाँ पे, तो ऑप्शन डी करेक्ट ठीक हो जाएगा कि भाई जो पानी के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन है उससे भी और गिल्स की हेल्प से भी लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एयर। एयर के अंदर नाइट्रोजन कितनी परसेंटेज होती है, तो ऑप्शन 72, 77, 78, 70 कौन सा ठीक रहेगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, 78% होती है एटमोसफेयर के अंदर नाइट्रोजन की प्रेजेंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास 17 क्वेश्चन में क्या दिखा रखा है, डैश प्रोवाइड द एक्चुअल एरिया ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस जो भी सीरीज चल रही है दोस्तों, अभी ये सारी पीआरटी, टीजीटी लिए सबके लिए बहुत, एनटीटी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली सीरीज़ है। तो आप सभी क्वेश्चन देखिए, और लास्ट जब जिस टाइम आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको ये खुद ही रियलाइज़ होगा कि हमने काफ़ी कुछ हमें आता मिलेगा। तो धीरे धीरे और सब्जेक्ट्स की भी सीरीज इसके अंदर ऐड हो जाएंगी, तो इस चैनल को आप जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो 17 का क्या रहेगा दोस्तों, एल्वियोली। हमारे लंग्स के अंदर क्या होती है, एल्वियोली बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। जब भी हम सांस लेते हैं अंदर, तो एल्वियोली बैलून की तरफ फूल जाती हैं और सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं गैसेस को एक्सचेंज होने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी पूछ रखा है। आरबीसी सेल है ऑलमोस्ट कितने दिन तक जीवित रहते हैं, 130 डेज, 12 आवर्स, 120 डेज, 5 to 10 डेज। तो इसका ऑप्शन ठीक रह जाएगा दोस्तों 120 डेज। ओके, क्योंकि इसीलिए कहा जाता है ब्लड डोनेशन जब भी हम करते हैं तो ब्लड डोनेशन के टाइम में ऐसा नहीं होता कि हमारे ब्लड के अंदर, कि हमारे शरीर के अंदर खून की कमी हो जाएगी, क्योंकि बार बार जो आरबीसी सेल्स होते हैं वो रिजनरेट होते रहते हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो ब्लड डोनेशन इज क्रूशियल थिंग, अच्छी चीज़ है, करना चाहिए हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टिश्यूज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर कौन सा टिश्यू फूड ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम, फ्लोएम, बोथ एंड बी, नन ऑफ दिस। बताइए दोस्तों आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर,
फ्लोएम विल बी द राइट आंसर, क्योंकि जाइलम क्या करते हैं दोस्तों, वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट कौन करता है प्लांट्स के अंदर, जाइलम करता है। फ्लोएम क्या करेगा दोस्तों, फ्लोएम करता है दोस्तों यहाँ पे फूड ट्रांसपोर्ट करने का काम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, द बाउंसिंग बैक ऑफ रे इन द सेम मीडियम, एक ही मीडियम में रे का वापसी आना, बाउंस बैक करना, तो क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन, डिफ्रैक्शन। तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। रिफ्लेक्शन होता है दोस्तों एक ही मीडियम के अंदर लाइट का रिफ्लेक्ट होना, बार बार रिफ्लेक्ट होके दिखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू, एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमारा रिफ्लेक्शन का एक लॉ भी है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर रहेगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज, जो प्लेन मिरर घरों में हमारे शीशा होता है वो कैसी इमेज बनाता है हमेशा दोस्तों, दो बात तो क्लियर है, वर्चुअल बनाता है, इरेक्ट मतलब सीधी बनाता है बिल्कुल, तीसरी चीज क्या रहेगी, सेम साइज, क्योंकि ना तो बड़ी करके दिखाता है दोस्तों, ना ही तो डिमिनिश करके दिखाता है वो, ना ही मैग्नीफाइड बड़ी करके दिखाता है, तो वो कैसे बनाता है दोस्तों, इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज, तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, करेक्ट रहेगा हमारा, ठीक है। क्लियर आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हमारे पास, फॉर स्फेरिकल मिरर्स, फॉर स्फेरिकल मिरर्स, क्वेश्चन नंबर 23, फॉर स्फेरिकल मिरर्स द रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर आर एंड फोकल लेंथ, तो रेडियस और फोकल लेंथ के बीच में क्या रिलेशन होता है दोस्तों, रेडियस जो होता है हमारा फोकल लेंथ से हमेशा डबल रहता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों हमारा ठीक रहेगा, ठीक है। इसका आंसर भी दे रखा है साथ में ही, आर इज इक्वल टू 2f। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 हमारे पास दोस्तों, क्या दे रखा है 24, कनकेव मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड, कनकेव मिरर को दोस्तों हम क्या कहते हैं, बताइए सभी, कॉनकेव मिरर को हम क्या कहते हैं, कनकेव मिरर को कहते हैं दोस्तों कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि एक पॉइंट पे क्या करता है, रेज को सभी पॉइंट रेज को कन्वर्ज कर लेता है, तो ये कन्वर्जिंग मिरर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी हम, कन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड एज, कन्वेक्स मिरर को और क्या कहते हैं दोस्तों, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग, तो कन्वेक्स उसके अपोजिट, कन्वेक्स मिरर क्या कर देगा दोस्तों, रेज को डाइवर्स कर देगा, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 26 क्वेश्चन क्या कह रहा था, मिरर यूज्ड इन टॉर्च, सर्च लाइट, व्हीकल हेडलाइट्स, इन सभी में कौन सा मिरर यूज होता है, टॉर्चेज में, कन्वेक्स मिरर, ये सर्च लाइट में, व्हीकल हेडलाइट्स में, बताइए। तो इनमें यूज होता है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, कॉनकेव मिरर का यूज होता है इनके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, 27 क्वेश्चन क्या है, इन रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल्स द मिरर यूज्ड आर, जो हमारी बाइक, स्कूटी, गाड़ी, जो भी चीज़ें होती हैं उनके अंदर जो साइड में जो मिरर्स लगे होते हैं उनके अंदर कौन सा मिरर होता है दोस्तों, कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का बेसिकली एक मेन एडवांटेजेस क्या है, कॉन्वेक्स मिरर हेल्प अस टू सी वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू हमें देखने में हेल्प करते हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर हमारे यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, 28 क्वेश्चन, मिरर फॉर्मूला, सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए मेरे फॉर्मूला कौन सा आंसर ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज गिवन बाय, मैग्निफिकेशन किसके बराबर होता है दोस्तों, इसका आंसर साथ में है, चलो कोई बात नहीं, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, -v/u। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अभी हम, 30, द मैग्निफिकेशन m इफ द इमेज इज रियल, अगर रियल इमेज होती है अगर दोस्तों हमारे पास, तो मैग्निफिकेशन क्या रहेगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, बोथ ए एंड बी, रियल इमेज के लिए दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, रियल और रियल इमेज के लिए हमेशा नेगेटिव मैग्निफिकेशन रहेगा, और वर्चुअल के लिए हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो बी ऑप्शन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन का बी जो पार्ट है वो ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम, व्हेन ए रे ऑफ लाइट travels from one transparent medium to other transparent medium then it changes its path in the second medium is called as, जब एक कोई भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाती है दोस्तों तो अपनी पाथ चेंज करती है, तो
तो वैसा क्यों करती है वो? डिस्पर्जन की वजह से, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन या डिफ्रैक्शन? बहुत सिंपल है, रिफ्रैक्शन की वजह से। रिफ्रैक्शन के अंदर क्या होता है दोस्तों, जब भी मान लो हवा से पानी में लाइट जाएगी, पानी से ग्लास के अंदर जा रही है, ग्लास से डायमंड के अंदर जा रही है, तो बार बार वो अपनी क्या है पाथ को चेंज करती है। वो कौन सा फिनोमिनन होता है? रिफ्रैक्शन। और रिफ्लेक्शन होता है दोस्तों, रिफ्लेक्शन तो होता है सेम मीडियम के अंदर, और रिफ्रैक्शन होता है दोस्तों डिफरेंट मीडियम्स के अंदर। ओके, क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड एज ए कांस्टेंट, ए स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, बोथ बी एंड सी। तो दोस्तों ये तो पता है हमें, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस को जब साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है, और उसी को हमें पता है दोस्तों स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, बोथ बी एंड सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अभी हम। 34, क्ले कैन नॉट बी यूज टू मेक लेंस। क्ले लेंस बनाने के लिए यूज क्यों नहीं करते हम? ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि वो ऑप्टिकल है, ओपेक है, बोथ ए एंड बी है। तो बताइए दोस्तों, क्योंकि वो ओपेक है। तीन तरह के सब्सटेंस होते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। कौन कौन से होते हैं हमारे पास? एक तो ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार हम बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे सकते हैं, देखते हैं, ठीक है, हवा, पानी, कोई भी एयर वाटर एग्जाम्पल हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ है दोस्तों ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का तो चलो मैंने बता दिया, ट्रांसपेरेंट क्या होता है? जिसके आर पार हम अच्छे से वी कैन विजिबल इजीली, ठीक है। दूसरा है ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट वो क्या होता है? जिसके आर पार हम क्लियरली विजिबल नहीं होता दोस्तों, धुंधला दिखाई देता है। तो वो होते हैं हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल जैसे पॉलीथीन है कोई भी वाइट कलर की, ट्रांसपेरेंट जो है, तो उसके मतलब आर पार हम अच्छे से दिखाई नहीं देते। तो ट्रांसल्यूसेंट का एग्जाम्पल एक तरह से। तीसरा है ओपेक, जिसके आर पार बिल्कुल भी हम देख ही नहीं सकते। आगे बात समझे, तो क्ले के आर पार नहीं देख सकते, इसलिए उसको लेंस बनाने में भी यूज़ नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। इन सोलर फर्नेसेस विच मिरर्स आर यूज्ड। सोलर फर्नेसेस के अंदर जैसे जितने भी सोलर से चलने वाले गैजेट्स हैं ना, सोलर एनर्जी से, तो उनके अंदर कौन सा मिरर यूज होता है दोस्तों? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कॉनकेव मिरर का यूज होता है। क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि कॉनकेव मिरर क्या होते हैं, हमने ऊपर पढ़ा था अभी, कन्वर्सिंग मिरर होते हैं। सभी लाइट रेज को एक ही पॉइंट पे कन्वर्स कर देंगे और हीट को क्या कर देंगे? कन्वर्स, उसी पॉइंट पे हीट को कन्वर्स कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए रे ऑफ लाइट फ्रॉम ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम बेंड्स। अगर एक रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर मीडियम के अंदर जा रही है तो कैसे बेंड होगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल, बोथ एंड बी नन। तो जब भी रेयर टू डेंसर जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी दोस्तों वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे अपोजिट है बिल्कुल। 37, ए रे ऑफ लाइट फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम अगर जा रही है तो वो कैसे बेंड होगी दोस्तों? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास, द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, जैसे हम कोई भी स्पेक्स लगा रखा है किसी के अंदर, तो लेंस लगे होते हैं दोस्तों, तो उनके उसकी पावर क्या होती है? पावर की उसकी यूनिट क्या होती है पावर ऑफ लेंस की? तो उसकी होती है दोस्तों डायप्टर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं भैया हम आगे। 39 क्वेश्चन हमारे पास, द रिलेशन बिटवीन पी एंड पावर ऑफ लेंस पी एंड फोकल लेंथ एफ इज P इज इक्वल टू 2F, P इज इक्वल टू 1/F, F इज इक्वल टू 1/P, F इज इक्वल टू 2P। बताइए, P इज इक्वल टू 1/F। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। व्हेन द रे ऑफ लाइट, व्हेन द रे इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री, देन जब भी कोई लाइट रे 90 डिग्री पे आएगी, समझ रहे हो दोस्तों, जब भी रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट होगा, मान लो वो तिरछी नहीं आती, ओब्लिकली नहीं आती, 90 डिग्री पे आएगी, तो क्या रिफ्लेक्शन होगा या नहीं होगा? बताइए दोस्तों। तो वहाँ पे एक तरह से हम ये कह सकते हैं देयर विल बी नो रिफ्लेक्शन, वो सीधे चली जाएगी विदाउट एनी डेविएशन, वो तिरछी ओब्लिकली बेंड नहीं होगी। आ रही बात समझ में? रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा है ना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड करती है, चाहे अवे फ्रॉम नॉर्मल करें चाहे टुवर्ड्स द नॉर्मल करें। लेकिन जब इंसिडेंस आएगी दोस्तों 90 डिग्री पे, तो वो डायरेक्टली बिल्कुल 0 डिग्री एंगल के साथ ही डायरेक्ट सीधा पास कर जाएगी विदाउट एनी डेविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अभी। When we insert a coin of glass half filled with water, coins appear as slightly raised, which is due to। मान लो दोस्तों हमने किसी भी ग्लास के अंदर पानी है, उसके अंदर एक कॉइन डाल दिया, तो वो रेज क्या हुआ, क्यों दिखाई देता है? ऊपर की उठा हुआ क्यों दिखाई देता है? मान लो पेंसिल डाली हमने किसी भी ग्लास के अंदर, उसके अंदर पानी था, तो वो पेंसिल कटी हुई क्यों दिखाई देती है? रिफ्लेक्शन की वजह से, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन या डिस्पर्जन?
तो इसका मेन बेसिक कंसेप्ट हमें पता है रिफ्रैक्शन की वजह से, क्योंकि हम देख रहे हैं एयर से और वो पेंसिल कहाँ पे है, पानी के अंदर। तो वो कटी हुई इसलिए दिखाई देती है क्योंकि जब भी रेयर टू डेंसर जाएंगी तो वो टुवार्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगी और अपनी एक्चुअल पोजीशन जहाँ पे वो पेंसिल होगी ना दोस्तों, वहाँ पे दिखाई नहीं देगी। कहाँ पे दिखाई देगी, अपेरेंट पोजीशन पे दिखाई देगी अपनी पोजीशन से। ठीक है, तो इसका बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, रिफ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। द मिरर्स यूज बाय डेंटिस्ट आर, इसका आंसर साथ ही दे रखा है आपको, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर एक तरह से डेंटिस्ट यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द पावर ऑफ लेंस डिपेंड ऑन, पावर ऑफ लेंस किसके ऊपर डिपेंड करती है, पी इज इक्वल टू 1/f फॉर्मूला हमने पढ़ा है, तो फोकल लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू, स्काई का ब्लू कलर किस लिए होता है दोस्तों, डिस्पर्जन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन या स्कैटरिंग। तो स्कैटरिंग की वजह से, क्योंकि जो ब्लू कलर एक तरह से, जो स्काई ब्लू हम कहते हैं, स्काई ब्लू कलर का क्यों दिखाई देता है, क्योंकि मेनली स्कैटरिंग प्रोसेस होता है दोस्तों। जो ब्लू कलर होता है एक तरह से, जो ये कलर है, तो उसकी वेवलेंथ छोटी होने की वजह से वो जल्दी से स्कैटर हो जाता है और दूर तक स्कैटर होने तक हमें वो एक तरह से ब्लू कलर का स्काई ही दिखाई देता है। तो स्कैटरिंग इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एसिड्स आर डैश इन टेस्ट, एसिड कैसे होते हैं दोस्तों टेस्ट के अंदर, सोर होते हैं, और बेस कैसे होते हैं दोस्तों, बिटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर चेंजेस, डैश चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। ब्लू लिटमस से, लिटमस क्या होता है दोस्तों, एक इंडिकेटर है जो ब्लू से रेड में कौन कन्वर्ट कर देता है, एसिड। और इससे रिवर्स क्या हो जाएगा, अगर रेड कलर का लिटमस पेपर दोस्तों हमारे पास, तो रेड से ब्लू में कौन कन्वर्ट करता है, बेसिस। क्लियर है, इंडिकेटर्स एक तरह से दोस्तों क्या होते हैं हमारे पास, जो कि हमें एसिड बेस वगैरह सोल्ट्स वगैरह के बीच में डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करते हैं। तो 47th क्वेश्चन, डैश इज ए नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर इनमें से कौन सा, टर्मरिक, HCl, सोल्ट, बेसिस। तो टर्मरिक जो हल्दी है वो है क्या है हमारे पास, नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 48th क्वेश्चन हमारे पास, डैश आर नॉट इंडिकेटर, इनमें से कौन सा इंडिकेटर नहीं है, मिथाइल ऑरेंज भी है, फिनोल्थलीन भी है, टर्मरिक भी है दोस्तों, ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक HCl जो एसिड है हमारे पास वो इंडिकेटर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हमारे पास 49th क्वेश्चन है, लास्ट नहीं है, उसके बाद एक और है। तो 49th क्वेश्चन में क्या बता रहे हैं दोस्तों, 49th क्वेश्चन देखते हैं, सम substances whose odor changes in acid or basic medium, these are called dash indicators। तो इसका आंसर क्या रहेगा, जो ऐसे कौन से सब्सटेंसेस जो अपनी स्मेल को चेंज करते हैं एसिड और बेसिक मीडियम के अंदर, तो वो उनको कहते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आज का, फॉर्मूला फॉर लाइम वाटर, लाइम वाटर कह सकते हैं या स्लेक लाइम, दोनों का सेम ही रहेगा, बताइए दोस्तों, CaOH ट्वाइस। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसका और क्या कहते हैं दोस्तों, केमिकल नेम तो हो गया इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और लाइम वाटर भी कहते हैं और स्लेक लाइम भी कहते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की सीरीज़, कैसी लगी आपको, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें, और टाइम टू टाइम आपको आगे ऐसी सीरीज़ भी मिलती रहेंगी, और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ रहेंगी ये। इसमें और आगे रीजनिंग वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ ऐड करना करेंगे हम टाइम के साथ, और आपकी जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है उस टाइम तक आपकी एक अच्छी प्रिपरेशंस करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।